नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि समाज की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई चुनौतियों को सुलझाने के लिए सरकारें आखिर खुद को कैसे तैयार करती हैं। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ और कैसे ये पुराने समय की एक बेहद सख्त नौकरशाही से निकलकर आज के दौर की अप्रत्याशित और विकराल समस्याओं से टकरा रहा है। सच मानिए, ये समझना हमारे आज और कल दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आज के हमारे सफर की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। हम शुरुआत करेंगे प्रशासन के मूल सिद्धांतों से, फिर चलेंगे मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही की ओर और उसके बाद समझेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के उदय को। अंत में हम देखेंगे कि ये प्रशासन जलवायु परिवर्तन और आधुनिक पलायन जैसी 21वीं सदी की भयंकर चुनौतियों से कैसे निपट रहा है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारा ये पूरा विश्लेषण साल 2022 में प्रकाशित द हैंडबुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉल्यूम 1 पर आधारित है। ये एक बेहद प्रामाणिक और सॉलिड अकादमिक स्रोत है। इसमें दिए गए सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करेंगे कि प्रशासन सिर्फ सरकारी फाइलों में बंद कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक जीवित, सांस लेता हुआ सिस्टम है जो वक्त के साथ लगातार बदलता रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, लोक प्रशासन के मूल सिद्धांत। आखिर ये लोक प्रशासन है क्या? सरल शब्दों में सोचे तो राज्य या सरकार नागरिकों की भलाई के लिए जो भी नीतियां बनाती है, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने का काम यही प्रशासन करता है। यह सरकार का वो कार्यात्मक ढांचा है, वो मशीनरी है जो राज्य की सोच को कागज से निकालकर हकीकत में बदलती है। इस पूरे सिस्टम को एक बड़ी सी मशीन समझ लीजिए, जिसके 6 सबसे जरूरी पुर्जे हैं। पहले हैं हम और आप यानी नागरिक, दूसरा है संगठन जहां से यह संचालित होता है, तीसरी है सार्वजनिक नीतियां जो समस्याओं को सुलझाने का मास्टर प्लान होती हैं, चौथे हैं नियम और कानून, पांचवा है बजट यानी वो वित्तीय संसाधन जो इस मशीन को ऊर्जा देते हैं, और आखिर में आते हैं लोक सेवक जो इस पूरी व्यवस्था को अपने कंधों पर चलाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही यानी आइडियल ब्यूरोक्रेसी। आपने अक्सर ब्यूरोक्रेसी शब्द सुना होगा, है ना? जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने इसका एक परफेक्ट मॉडल सामने रखा था। उनका मानना था कि सख्त नियमों से बंधा हुआ, ऊपर से नीचे तक एक स्पष्ट पदानुक्रम वाला ये ढांचा किसी भी संगठन को चलाने का सबसे तर्कसंगत तरीका है। उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसी मशीन से की जो हमेशा पूरी सटीकता और बिना किसी इमोशन के अपना काम करती है। वेबर के इस मशीन के कुछ सख्त नियम थे, जैसे हर इंसान का काम बटा हुआ है और वो उसमें एक्सपर्ट है। एक सख्त पद प्रणाली है जहां आदेश हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। हर एक फैसला लिखित नियमों पर आधारित होता है। काम के बीच में कोई व्यक्तिगत भावना या पक्षपात नहीं आ सकता और नौकरी को एक आजीवन पेशा माना जाता है। ध्यान दीजिए, यह पारंपरिक मॉडल तेजी से काम करने के लिए नहीं, बल्कि एकदम सटीक और बिना किसी गड़बड़ी के काम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन देखिए, हर थ्योरी की आलोचना तो होती ही है। मार्क्सवादी नजरिए से इसे एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखा गया। इस आलोचना के अनुसार यह सख्त नौकरशाही ढांचा असल में आम जनता की भलाई करने के बजाय सिर्फ शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है और पुरानी व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखता है। ये नजरिया हमें याद दिलाता है कि प्रशासनिक ढांचे हमेशा पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होते। वक्त बदला और हम पहुंचे तीसरे भाग पर, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का उदय। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 1930 के दशक में उसी क्लासिकल प्रशासन का बोलबाला था, लेकिन 1970 के दशक तक कल्याणकारी राज्य की सोच इतनी बढ़ गई कि सरकारों का खर्च आसमान छूने लगा। ये मशीन अब बहुत भारी और सुस्त हो गई थी। इसी के नतीजे में 1980 के दशक में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी एनपीएम का जन्म हुआ। ये प्रशासन की दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव था। तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आखिर है क्या? असल में इसने नौकरशाही की पुरानी और सख्त जंजीरों को तोड़ने का काम किया। ये एक लचीला, बाजार आधारित नजरिया है जो प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट तकनीकों को सरकारी कामकाज में ले आया। इसका सीधा सा लक्ष्य था काम में तेजी लाना, खर्च कम करना और सरकारी तंत्र में भी जवाबदेही और रणनीतिक सोच को शामिल करना। इन दोनों मॉडल्स को अगर हम आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जहां पारंपरिक प्रशासन में सख्त पदानुक्रम और केंद्रीकृत शक्ति थी और नागरिकों को महज प्रजा माना जाता था, वहीं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया।
इसने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया और सबसे बड़ी बात, नागरिकों को अब ग्राहक माना जाने लगा, जिन्हें बेहतर और तेज सेवाएं चाहिए। लेकिन ठहरिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रशासनिक मॉडल आज के दौर की उन अनसुलझी, भयंकर और विकट समस्याओं से निपट सकते हैं जिन्हें विग्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है? क्योंकि आज के समय के खतरे अनुमान से कहीं ज्यादा बड़े और जटिल हैं। और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे चौथे भाग की ओर, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती। ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है। जरा तुर्की के भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन क्षेत्र की हकीकत को देखिए। वहां लगातार बढ़ता तापमान, भयानक सूखा, जंगलों की भीषण आग और विनाशकारी बाढ़ अब एक आम बात हो गई है। ये महाआपदाएं प्रशासन की तेजी और उनके काम करने के तरीकों का एक बहुत कड़ा इम्तिहान ले रही हैं। इस संकट से निपटने के लिए तुर्की ने अपनी पूरी प्रशासनिक मशीनरी को हर लेवल पर रिस्ट्रक्चर किया है। ध्यान दीजिए, केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बड़ी नीतियां बना रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर विकास एजेंसियां ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही हैं और वहीं लोकल लेवल पर नगर पालिकाएं जीरो वेस्ट जैसे प्लान्स को जमीन पर उतार रही हैं। ये साफ दिखाता है कि जब समस्या इतनी विकट हो तो हर स्तर पर मिलजुल कर काम करना ही इकलौता रास्ता है। इसी के साथ आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी भाग पर, आधुनिक पलायन यानी मॉडर्न माइग्रेशन का प्रबंधन। 2011 का सीरियाई संकट याद कीजिए। अचानक से लाखों लोगों का भारी विस्थापन हुआ। ये एक ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम था जिसने कई देशों को अपनी नीतियों और अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को रातों रात बदलने पर मजबूर कर दिया। प्रशासन के वो पुराने धीमे काम करने वाले ढांचे इस नई और अचानक आई सच्चाई के सामने बिल्कुल छोटे पड़ गए थे। इस जनप्रवाह को संभालने के लिए तुर्की और फ्रांस के तरीके बिल्कुल अलग रहे हैं, जो उनकी अपनी अपनी स्थिति को दर्शाते हैं। तुर्की, जो मुख्य रूप से एक ट्रांजिट देश रहा है, उसने पहले ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और बाद में अपनी नीतियों को सुरक्षा केंद्रित किया। वहीं फ्रांस, जो हमेशा से प्रवासियों का एक मुख्य टारगेट कंट्री रहा है, उसने ऐतिहासिक रूप से बेहद सख्त और चयनात्मक नीतियों का पालन किया। दोनों ने अपने अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से नीतियां चुनी और इन नई नीतियों को लागू करने के लिए उन्हें अपने संस्थानों को भी बदलना पड़ा। तुर्की ने अपने पहले से बिखरे हुए प्रयासों को एक जगह लाने के लिए माइग्रेशन मैनेजमेंट के महानिदेशालय की स्थापना कर डाली। दूसरी ओर फ्रांस ने अपने श्रम और सुरक्षा रिकॉर्ड्स को सख्ती से मैनेज करने के लिए अपने राष्ट्रीय आप्रवास कार्यालय पर भरोसा किया। साफ है कि इंसानों की इस भारी आवाजाही को संभालने के लिए नौकरशाही को खुद को इवॉल्व करना ही पड़ा। तो चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने सख्त नौकरशाही के नियमों से लेकर बाजार की कार्यकुशलता तक का पूरा सफर देखा। हमने ये भी देखा कि प्रशासन जलवायु परिवर्तन और भारी पलायन जैसी विकट प्रॉब्लम्स से कैसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिर में यह सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारे आज के ये आधुनिक प्रशासनिक राज्य कर आने वाले उन अप्रत्याशित और ग्लोबल महासंकटों को संभालने के लिए सच में पूरी तरह से तैयार हैं? जरा सोचिएगा। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हमारा